वेलकम टू करियर प्लैनेट। माई सेल्फ डॉक्टर अर्पिता ओझा, योर बायोलॉजी मेंटर। तो एक और वीडियो आ चुका है हमारी बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक सीरीज का। तो देखिए, हम इसमें डिस्कस कर रहे थे सेक्शन बी के क्वेश्चन। तो सेक्शन बी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है। ये क्वेश्चन क्या है, इसे पढ़ते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, What type of disease is sickle cell anemia? सिकल सेल एनीमिया किस टाइप की डिजीज है? राइट द सिम्टम्स ऑफ इट। हमें बताना है सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ये किस टाइप की डिजीज है एंड इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो फटाफट देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, इट इज़ अ सीवियर हेरेडिटरी डिजीज़। ये हेरिडिटी की वजह से आती है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होता है, ये ट्रांसफ़र हो सकती है। एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनीमिया। ये एनीमिया का फॉर्म होता है। यस, लिखा है नाम सिकल सेल एनीमिया, इन विच अ म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन डिस्टॉर्ट द रेड ब्लड सेल। क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है हीमोग्लोबिन में। ओके, तो जो हीमोग्लोबिन के लिए जो पूरी सीक्वेंस होती है, उसमें से अगर एक सीक्वेंस में भी कहीं पर भी म्यूटेशन हो जाता है, तो उस म्यूटेशन की वजह से वो क्या करता है, जो हमारी आरबीसी है, आरबीसी के शेप को वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है इनटू अ क्रिसेंट शेप। किस में कन्वर्ट कर देता है, क्रिसेंट शेप में कन्वर्ट कर देता है। ओके, जिसकी वजह से जो आरबीसी है, आरबीसी क्या करती है, इतनी एफिशिएंटली नहीं कर पाती है ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र। ठीक है, तो उसमें देखो लिखा है ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। रेड ब्लड सेल कॉन्टॉर्ट इनटू अ सिकल शेप। किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो सिकल शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आई आपको बात अच्छे से? किस में चेंज हो जाती है, शिकल के शेप में कन्वर्ट हो जाती है। द सेल इन दिस डिजीज क्या होता है, बहुत ही अर्ली, जल्दी ही शॉर्ट लाइफ की हो जाती है और बहुत जल्दी क्या होती है, डैमेज होने लग जाती है। तो देखिए क्या हो, अगर आपकी आरबीसी, जो आरबीसी का नॉर्मल शेप कैसा होता है, बायकॉन्केव शेप होता है, राइट, डिस्क लाइक बायकॉन्केव शेप होता है। बट अगर उसके हीमोग्लोबिन में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, आरबीसी का शेप भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। उस वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो किस तरह के सिम्टम्स दिखने लगेंगे, ऑफकोर्स एनीमिया के सिम्टम्स दिखने लगेंगे। और ये जो आरबीसी होती है, ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं क्योंकि जल्दी से डैमेज हो जाती हैं, फ्रेजाइल होती हैं। उस वजह से क्या होता है, आरबीसी की कंटिन्यूसली डेफिशिएंसी होती रहती है। इस वजह से इसे हमने क्या कहा है, इसे हमने एनीमिया कहा है। क्लियर? ओके। उसकी वजह से जो हेल्दी आरबीसी है, हेल्दी रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका शॉर्टेज हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो को ये ब्लॉक कर देता है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं। उसकी वजह से क्या आता है, पेन इन जॉइंट्स, जॉइंट्स में पेन होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, पेलर स्किन, डिजीनेस, टायर्डनेस, ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं देखने को मिलते हैं। ओके, सिकल सेल एनीमिया में क्या क्या होता है, पेन इन जॉइंट्स, जॉइंट्स के अंदर पेन होता है। जॉइंट के अंदर पेन का रीज़न क्या है कि उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक हो चुकी होती है, उस वजह से जॉइंट्स में पेन होता है, स्वेलिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ओके, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, पेलर स्किन, ऑफकोर्स एनीमिया हो चुका है, आरबीसी है ही नहीं बॉडी के अंदर, बहुत ही कम है, उसकी वजह से स्किन पेलर हो जाती है, टायर्डनेस रहती है, डिजीनेस आती है। तो ये सारे सिम्टम्स हो गए हमारे सिकल सेल एनीमिया के। एक बार इसका शेप देख लेते हैं किस तरह का चेंजेस आता है। ये डिस्क लाइक बायकॉन्केव नॉर्मल हेल्दी आरबीसी है। ओके, इस तरह की आरबीसी है, लेकिन ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, इस शेप में कन्वर्ट हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, सिकल शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ओके, समझ में आया आपको? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 31 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, ये क्या कहता है, हु डिस्कवर्ड द लिंकेज, डिस्क्राइब द टाइप्स। लिंकेज को किसने डिस्कवर किया था? लिंकेज पे काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया है। हमारी बुक में काफ़ी सारे साइंटिस्ट का नाम लिखा गया है। एक है जिसने लिंकेज को सबसे पहले एक्सप्लेन किया, एक ने लिंकेज का टर्म दिया, एक ने लिंकेज के टाइप्स बताए, दो ने टाइप्स बताए थे। तो इस तरह से काफ़ी सारे साइंटिस्ट का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन रहा है। हमें क्या पूछा गया है, डिस्कवर्ड किसने किया था सबसे पहले लिंकेज को? तो एक जर्मन साइंटिस्ट सटन
फर्स्ट डिस्कवर्ड द लिंकेज, सबसे पहले लिंकेज के बारे में हमें किसने बताया था? सटन ने बताया था। और द टर्म वॉज गिवन बाय टी.एच. मॉर्गन, और ये जो लिंकेज टर्म है ये किसने दी थी? टी.एच. मॉर्गन ने दी थी। दोनों साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स टी.एच. मॉर्गन अगर लिखने वाले हो तो उन्होंने सबसे पहले ये लिंकेज की टर्म दी थी। क्लियर? नेक्स्ट इसके अंदर पूछा है आपको डिस्क्राइब द टाइप्स, टाइप्स बताइए। तो जो लिंकेज होती है उसके दो टाइप्स होते हैं, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब क्या है? तो उससे पहले हम थोड़ा सा लिंकेज के बारे में समझ लेते हैं। लिंकेज क्या होता है? जब किसी भी क्रोमोसोम पे, एक सेम ही क्रोमोसोम पर अगर दो जीन एसोसिएटेड हैं, मतलब दो जीन काफ़ी पास पास पड़े हैं, और अगर वो नेक्स्ट जनरेशन में इसी तरह से इनहेरिट हो रहे हैं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में यूं के यूं एक साथ जिस पेयर में ये प्रेजेंट थे ऐसे के ऐसे अगर आगे नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं लिंकेज। ठीक है, वो जीन साथ में पड़े हैं, वो कंटिन्यूसली जनरेशन बाय जनरेशन इसी तरह से साथ में एसोसिएटेड रहते हैं, तो वो दोनों जीन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? लिंकेज प्रेजेंट होती है। बट जरूरी नहीं है कि वो जो दोनों जीन है वो हर जनरेशन में साथ हो, या फिर किसी जीन में किसी भी तरह से कोई वेरिएशन भी आ सकता है। उस बेसिस पे हमने क्या किया है? लिंकेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है कंप्लीट लिंकेज एंड सेकंड क्या है? इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट नहीं होती है, और इनकम्प्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट होती है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है? ये कभी भी रिकॉम्बिनेंट टाइप नहीं बनाता। रिकॉम्बिनेंट टाइप का जीन इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। लेकिन इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? ऐसे जीन्स जिनके अंदर क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट होता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन आ जाएगा, वेरिएशन की वजह से रिकॉम्बिनेंट टाइप के जीन्स बन जाएंगे। तो इस तरह की जो हमारी लिंकेज है इनको हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट लिंकेज। जो कंप्लीट लिंकेज होती है उसके अंदर जो दोनों जीन्स है वो टाइटली एसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, एंड जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यूसली नेक्स्ट में प्रोसीड करते रहते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट में ऐसा नहीं होता है। क्लियर है ये बात आपको अच्छे से? तो हमारा जो क्वेश्चन 32 है वो भी हो चुका है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 वो क्या है? द टोबैको प्लांट हैज़ बीन वायरस इन्फेक्टेड। हमारे पास जो टोबैको प्लांट था वो वायरस इन्फेक्टेड है, उसमें इन्फेक्शन हो रखा है वायरस का। देन हमें इसके आगे नेक्स्ट पूछा है, हमें क्या करना है? हाउ यू विल प्रिपेयर वायरस फ्री प्लांट फ्रॉम इट। इससे आप वायरस फ्री प्लांट कैसे बनाएंगे? अगर कोई भी प्लांट पूरी तरह से वायरस इन्फेक्टेड है तो क्या इसका कोई ऐसा पार्ट है जिसकी हेल्प से हम वायरस फ्री बनाएं? हम क्या कर सकते हैं? तो देखो इसके आंसर में क्या लिखा है? जनरली शूट एपेक्स इन प्लांट्स आर फ्री ऑफ वायरस। जो कोई भी प्लांट हो, लाइक मान लीजिए हमारे पास इस तरह से ये प्लांट पड़ा है, ठीक है, एज्यूम करिएगा इस प्लांट को, ये कोई प्लांट पड़ा है, इसका जो टिप पार्ट है, टिप पार्ट को हम क्या कहते हैं? शूट एपेक्स। शूट एपेक्स जो होता है जनरली वायरस फ्री होता है क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यूसली क्या चलता रहता है? सेल डिवीजन चलता रहता है। तो ये जो एरिया होता है ये वायरस फ्री होता है। ओके, Thus from the shoot apex of the मेरिस्टेम, मेरिस्टेम का जो शूट एपेक्स पार्ट है अगर उसको हम कल्चर करें तो वायरस फ्री प्लांट जो है उसे बनाया जा सकता है। ओके, तो क्या आपको ये बात अच्छे से समझ में आई किस तरह से होता है? अगर हमें टोबैको प्लांट अगर दिया है, क्वेश्चन ये का ये बुक में भी इसी फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा करना है, वायरस फ्री प्लांट बनाना है, तो उसके लिए हमें एक वर्ड का आंसर है बस इसका, जो उसका शूट एपेक्स है, शूट एपेक्स से कल्चर करवाएंगे। अगर इस पार्ट को हटाकर मैं इसका पूरा प्लांट कल्चर करवा देती हूँ तो इससे जो नया प्लांट मेरे पास मिलेगा वो वायरस फ्री होगा। ओके, समझ में आई? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? क्वेश्चन 34। क्वेश्चन 34 क्या है? इफ़ द फंक्शन ऑफ स्पर्म सेंट्रियोल, स्पर्म के अंदर जो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, इज एब्सेंट, विच फंक्शन इज अफेक्टेड। अगर किसी स्पर्म के अंदर सेंट्रियोल जो प्रेजेंट है वो एब्सेंट हो जाए, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा? उसका क्या फंक्शन था वही तो अफेक्टेड होगा, जो सेंट्रियोल का फंक्शन था वो अब नहीं होगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या लिखा है? स्पर्म सेंट्रियोल आर
इंपॉर्टेंट फॉर टू फंक्शन। स्पर्म के जो सेंट्रियोल होते हैं उसके दो मेन फंक्शन होते हैं, वो क्या है? टू फॉर्म द स्पर्म फ्लैजिलम। स्पर्म का फ्लैजिलम बनाना, जो स्पर्म है, बेकार से बनाए, जो स्पर्म है इसका फ्लैजिलम बनाता है कौन? सेंट्रियोल। और इस फ्लैजिलम की हेल्प से क्या होगा? स्पर्म का मूवमेंट होगा। ओके, तो स्पर्म का जो मूवमेंट होगा इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेंट्रियोल। एंड द सेकंड एग्जांपल इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से पहले जो स्पर्म है उसका मूवमेंट करवाएगा, तो उसमें भी कौन हेल्पफुल है? सेंट्रियोल। एंड सेकेंड फंक्शन क्या हो गया कि फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर ये सेंट्रियोल एब्सेंट हो जाए तो फर्स्ट चीज़ जो स्पर्म होगी वो कैसे हो जाएंगे? इमोटाइल हो जाएंगे, राइट? मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, मूवेबल नहीं रहेंगे। और सेकंड, अगर उनका फर्टिलाइजेशन हो भी गया तब क्या रहेगा? फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो इस वजह से सेंट्रियोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। चलें नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्या है? 35 क्वेश्चन। व्हाट विल हैपन इफ द ग्राफियन फॉलिकल इज रिमूव्ड फ्रॉम वुमेन्स ओवरी? अब देखो, ये जो इस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको कुछ पूछा गया होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे पहले के वीडियोस में भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन देखा था, अभी स्पर्म वाला भी हमने क्वेश्चन देखा, फिर से पूछा है इसने। बट अब क्वेश्चन किस पे पूछा गया है? ग्राफियन फॉलिकल पे पूछा गया है। तो क्या पूछा है? व्हाट विल हैपन इफ ग्राफियन फॉलिकल इज रिमूव्ड फ्रॉम वुमेन्स ओवरी? तो ग्राफियन फॉलिकल ऑफ कोर्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ओवरीज के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो क्या होगा अगर ग्राफियन फॉलिकल जो है वो गायब हो जाए, उसको रिमूव कर दिया जाए, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? तो देखिए, सुनना, पहले हमें पता होना चाहिए ग्राफियन फॉलिकल का क्या फंक्शन होता है। इट प्रोवाइड मैच्योरेशन एंड रिलीज ऑफ फर्टिलाइजेबल oocyte। अब क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है? ग्राफियन फॉलिकल से किसका रिलीज होता है? हमारे oocyte का रिलीज होता है। oocyte किस में से निकलता है? ग्राफियन फॉलिकल में से निकलता है। और ये मैच्योरेशन करवाता है ऑफ कोर्स एग का, ताकि एग को रिलीज करवाया जा सके, राइट? तो अगर ग्राफियन फॉलिकल नहीं हुआ तो क्या होगा? किस पे अफेक्ट पड़ेगा? ओव्यूलेशन के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, एग रिलीज ही नहीं होगा। फर्स्ट चीज़ ये। सेकंड, जब एग रिलीज हो जाता है उसके बाद जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। तो जो हमारे कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर ये कन्वर्ट होगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कराता है। तो प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, राइट? इसमें लिखा है विच promotes and maintain the implantation of the embryo, जो कि एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करता है? सिक्रीशन करता है। इफ़ इट इज़ रिमूव्ड, oocyte विल नॉट बी रिलीज्ड, oocyte नहीं निकलेगा, एंड देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, एंड डेफिशिएंसी हो जाएगी प्रोजेस्टेरॉन की। ओके, आपको अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि कोई भी छोटा सा पार्ट अगर रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, तो उसका आंसर क्या है? जो उसका फंक्शन था वो नहीं होगा, यही उसका आंसर है, राइट? चलें, ओके, तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 36, मेंशन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है और उसकी स्ट्रक्चर हमें बतानी है। तो आपको पता है प्लाज्मिड से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है किसी बैक्टीरियल सेल में। तो यहाँ पे देखिए सेल बनी हुई है, ये जो बैक्टीरियल सेल है ये तो इसका जेनेटिक मटीरियल है। क्या है? जेनेटिक मटीरियल है। उसके अलावा जो इसके पास प्रेजेंट है, ये जो इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सर्कुलर होता है, इसका कोई भी टर्मिनल एंड्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये एंडलेस होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। इसका एज अ वेक्टर हम यूज़ करते हैं। कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है? किसी भी वांटेड जीन को हम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करवाने के लिए एज अ वेक्टर इसका हम यूज करते हैं। ओके, तो क्या लिखा है यहाँ पर? प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। यस,
दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल, दे आर स्मॉल एंड सर्कुलर, ये छोटे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, एंड हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट ऑटोनोमसली, ये अपने आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। अपने आप रेप्लिकेट क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास एक साइट होती है जिसे हम कहते हैं ओरी, ये रही वो साइट, इसे हम क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ये अपने आप ऑटोनोमसली क्या करते हैं? रेप्लिकेट कर सकते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, ये है हमारा क्रोमोसोमल डीएनए, या फिर अगर ये किसी होस्ट में जा रहा है तो उसका भी होगा क्रोमोसोमल डीएनए, तो ये क्रोमोसोमल डीएनए के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ओके, ये ऑटोनोमसली खुद ब खुद क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है। दे आर मोस्टली फाउंड इन बैक्टीरियल सेल एंड दे पोजेस रेस्ट्रिक्शन साइट एंड मार्कर साइट, इनके पास रेस्ट्रिक्शन साइट्स एंड मार्कर साइट होती हैं। तो हमारे पास PBr322 एक टाइप का प्लाज्मिड है जो कि ई कोलाई से लिया गया है, तो उसका एक पूरा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके पास देखिए 2 रेस्ट्रिक्शन साइट है, मैंने अलग अलग कलर से बनाई है। एक रेस्ट्रिक्शन साइट कहलाती है एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस देती है, और दूसरी रेस्ट्रिक्शन साइट जो है वो टेट्रासाइक्लिन का क्या देती हैं? रेस्ट्रिक्शन देती हैं। उसके अलावा कुछ इसके ऊपर मार्कर साइट्स बने हुए हैं, ठीक है, जैसे बाम H1, साल H1, इस तरह से साल 1, ठीक है। साथ ही इसके पास एक और साइट होती है, ये साइट क्या कहलाती है? ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इस तरह से प्लाज्मिड की क्लियर हो चुका है आपको। प्लाज्मिड के टाइप्स भी होते हैं, बुक से थोड़ा पढ़ लेना एंड इसका स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना। ओके, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 37। क्वेश्चन 37 क्या है? राइट द क्रोमोसोमल कंपोनेंट ऑफ द टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के बारे में हमें पूछा है कि जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें क्रोमोसोम जो है उनका अरेंजमेंट किस तरह से रहता है, एंड राइट देयर सिम्टम्स, और उसके सिम्टम्स लिखिए। टर्नर सिंड्रोम के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? तो देखिए, टर्नर सिंड्रोम इज ड्यू टू मोनोसोमी। मोनोसोमी का मतलब जनरली हमेशा किस तरह की प्लॉइडी प्रेजेंट होती है? 2n प्लॉइडी प्रेजेंट होती है, बट इसके अंदर क्या हो जाता है? मोनोसोमी में 2n-1 हो जाता है। जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल है, जो भी क्रोमोसोमल कंपोनेंट है, वो 2n-1 हो जाता है। इट अकर्स बाय द यूनियन ऑफ अ एलोसोम फ्री एग। एक एलोसोम फ्री एग, एलोसोम फ्री एग का मतलब क्या? देखिए, एग इज गैमीट, एग एक गैमीट है, तो उसका जो क्रोमोसोम का जो सीक्वेंस है वो इस तरह से रहेगी 22+0। यहाँ पे 0 क्यों लिखा है? क्योंकि ये है एलोसोम फ्री। देखिए, 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम्स और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम में जो सेक्स क्रोमोसोम है उसे हम एलोसोम भी कहते हैं। तो अगर कोई एग एलोसोम फ्री है, उसके अंदर एलोसोम्स नहीं है, यानी कि कोई एक्स या फिर कोई वाई क्रोमोसोम अगर उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए किस तरह से लिखा जाएगा? 22+0 के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो जब इस तरह का एग किसी नॉर्मल स्पर्म से या फिर नॉर्मल एग से या फिर एलोसोम फ्री स्पर्म से फ्यूज होता है, इसका मतलब क्या है? थोड़ा समझना ध्यान से। ये 22, देखिए जनरली क्या होता है, मैं पहले नॉर्मल की बात बताती हूँ आपको। मान लीजिए 22+x के फॉर्म में ये प्रेजेंट है, 22+x के फॉर्म में प्रेजेंट है, एग है, ऑफ कोर्स इसके पास x होगा, y नहीं होगा। अगर इसने किसी फ्यूज किया किसी स्पर्म से जो कि 22+y था, तो एक नॉर्मल चाइल्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसका कि किस तरह से रहेगा? इस तरह का अरेंजमेंट इसका देखने को मिलेगा। 44+xy ये इसका क्रोमोसोमल कंपोनेंट होगा। लेकिन अगर क्या हो, हम थोड़ा सा चेंज कर दें, क्या चेंज करें कि जो हमारे पास एग है वो एलोसोम फ्री है, मतलब इसके ऊपर कोई एक्स नहीं है, और अगर ये फ्यूज करता है किसी वाई के साथ तो भी एक क्रोमोसोम की कमी हो चुकी है, चाहे एक्स के साथ करे तब भी एक क्रोमोसोम की कमी हो चुकी है। तो इसकी वजह से जो सीक्वेंस आपको देखने को मिलती है, जो क्रोमोसोमल कंपोनेंट आपको देखने को मिलता है, वो क्या कहलाता है? टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। क्लियर? तो चाहे ये नॉर्मल एक्स स्पर्म या नॉर्मल वाई स्पर्म के साथ भी क्यों ना फ्यूज कर रहा हो, उसकी वजह से एक क्रोमोसोम की हमेशा कमी रहेगी। ओके, तो उसकी वजह से इसका जीनोटाइप किस तरह का आ जाता है? XO या फिर X0 टाइप का आ जाता है, क्योंकि एक एब्सेंट हो चुका है, राइट। एंड इट इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। ये प्रॉब्लम आई कहाँ से थी? जो फीमेल एग था, ऑफ कोर्स एग गैमीट जो है वो फीमेल का है, तो फीमेल के अंदर से
एलोसोम जो है, एक एलोसोम गायब हो चुका है। उस एक एलोसोम के गायब होने की वजह से अगर मेल का एलोसोम आ भी रहा है तो क्या हो गया, एक तो गायब हो चुका है। इस वजह से ये जनरली किसकी प्रॉब्लम होती है, फीमेल जो एग है उसकी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इसको लिखा है ये फीमेल जेनेटिक डिजीज है, जिसकी वजह से जीनोटाइप कैसा हो जाता है, XO टाइप का हो जाता है। ओके तो इस वजह से जो टर्नर सिंड्रोम की वजह से जो इंडिविजुअल आएंगे वो किस तरह के होंगे, दीज आर स्टेराइल फीमेल, ये स्टेराइल फीमेल होती है जो कि आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, विथ पुअरली डेवलप्ड ओवरीज, इनके पास जो ओवरीज होती हैं वो पुअरली डेवलप्ड होती हैं, इनका यूट्रस स्मॉल होता है एंड अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट होते हैं। तो जो ब्रेस्ट है वो भी अंडर डेवलप्ड रहते हैं, यानी कि जितने भी जेनेटिक ऑर्गन है वो वेल डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, दे हैव वेब्ड नेक, उनकी वेब्ड नेक होती है एंड ब्रॉड चेस्ट होते हैं। तो ये जो है हमारे इससे थोड़ा सिम्टम हमें पता चल जाता है कि इस तरह का जो है वो टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलता है। एंड इंडिविजुअल हैज़ टोटल क्रोमोजोम ओनली 45, उसके पास सिर्फ 45 क्रोमोजोम होते हैं क्योंकि एक क्रोमोजोम नहीं है। जनरली क्रोमोजोम कितने होने चाहिए थे, जनरली क्रोमोसोम 46 होने चाहिए, तो जो 45 है, और ये किस फॉर्म में इसका जीनोटाइप प्रेजेंट होता है, 44+X 0 के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। क्लियर हुई आपको बात, अच्छे से समझ में आई। टर्नर सिंड्रोम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने इसको पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ओके चलो नेक्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन 38। क्वेश्चन 38 क्या कहता है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू विच एबनॉर्मल डिसऑर्डर बिकम 44+XXXY इज इक्वल टू 48। क्या हुआ, क्या गड़बड़ हो गई, 46 होना था लेकिन 48 हो गया, यानी कि 2 क्रोमोसोम, वो भी हो सकते हैं एलोसोम, 2 क्रोमोसोम जो हैं वो एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो क्या होता है, ये किस में प्रेजेंट होता है और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सब हमें पूछा है। तो क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू विच एबनॉर्मल डिसऑर्डर बिकम 44+XXXY इज इक्वल टू 48 इन मैन, देन इट विल बी आइडेंटिफाइड एज विच सिंड्रोम। तो ये कौन सा सिंड्रोम कहलाएगा, फिर लिखा है राइट डाउन द सिम्टम दैट अपीयर ड्यू टू दिस डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर की वजह से कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो सिंड्रोम है, अगर इसके अंदर क्रोमोसोम 47 होते, ओके, और ये XXY के फॉर्म में होता तो ये क्लिनफ्लेंटर सिंड्रोम कहलाता। बट इसमें एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ चुका है और ये 47 का 48 हो चुका है, तो ये कुछ सिमिलैरिटीज रखता है क्लिनफ्लेंटर सिंड्रोम से, बट ये खुद क्या कहलाता है, 48XXXY सिंड्रोम कहलाता है। ओके, इट इज़ अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ऑफकोर्स ये क्रोमोसोमल कंडीशन है इन बॉयज एंड मैन, ये मेल में प्रेजेंट होती है, दैट कॉजेज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है। ऑफकोर्स देखिए 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो चुके हैं इसके अंदर, एंड डेवलपमेंटल डिले, बॉडी डेवलपमेंट में डिले होता है, फिजिकली वो थोड़े से डिफरेंट लगते हैं, एंड इनएबिलिटी टू फादर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, यानी कि ऑफकोर्स इसके अंदर भी इनफर्टिलिटी होती है। इट्स साइन एंड सिम्टम्स वेरी अमंग अफेक्टेड इंडिविजुअल, लेकिन साथ में ये भी बात लिखी है यहाँ पर कि इसके जो दूसरे और सिम्टम्स होते हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते रहते हैं, कुछ सिम्टम्स जो हैं वो कॉमन है जो यहाँ पे लिखे गए हैं। क्लियर, समझ में आई आपको बात। इस तरह से ये 48XXXY सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन 39। क्वेश्चन 39 क्या कहता है, राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन एपोप्लास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। ओके, इसका जो ये जो 3 टाइप के पाथवे थे उसमें से हमने वैक्यूलर पाथवे जो था वो पहले ही डिस्कस कर लिया था, उसी वक्त मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था एपोप्लास्ट का, एंड सिम्प्लास्ट के बारे में मैंने आपको उस टाइम थोड़ा सा बताया था। तो फिर से मेन डिफरेंस पूछ लिया है, तो देखिए क्या डिफरेंस होता है, डायग्राम हमने उस दिन बनाया था। एपोप्लास्ट का क्या होता है, when water removes exclusively through the cell wall region without crossing the plasma membrane। बहुत सारी सेल्स रखी हैं, एडजेसेंट सेल है सारी, अगर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसके थ्रू, सेल वॉल के थ्रू, और वो बिल्कुल भी एंटर नहीं कर रहा है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तब ये क्या कहलाता है, एपोप्लास्ट कहलाता है।
इट इज कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे। इन दिस पाथवे वाटर मूव्स थ्रू डिफ्यूजन, और ये किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू होता है। जैसे कि ये हमारे पास सारी की सारी सेल्स पड़ी हैं, इस सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, वो सिर्फ कहाँ से निकलेगा? सेल वॉल के थ्रू अगर वाटर क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एपोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ से ही ट्रांसफर हो जाए तो ये एपोप्लास्ट कहलाता है। सिम्प्लास्ट क्या होता है? व्हेन वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम वन सेल टू नेक्स्ट सेल विया प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू अगर जो हमारा वाटर है वो ट्रांसफ़र होता है, बट उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो क्या एंटर करेगा? सेल मेम्ब्रेन में एंटर करेगा, फिर वो साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा, देन प्लाज्मोडेस्माटा से नेक्स्ट सेल में जाएगा। सारे सेल के जो प्लाज्मोडेस्माटाज होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ये सेल वॉल से नहीं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मोडेस्माटा से एंटर करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम सिम्प्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिम्प्लास्ट कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसके अंदर डिफरेंस है। और इस तरह का जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है, ये मूवमेंट थोड़ा फास्ट होता है। तो आपको डिफरेंस समझ में आया? आपको किसी भी तरह का डिफरेंस पूछ ले, साथ में आपको डायग्राम ज़रूर बनाना है, थोड़ा सा कलर डायग्राम बनाइए और सारे के सारे एरोज के थ्रू उसको मेंशन करिए कौन सा पाथवे कैसा है। क्लियर? ओके। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? ब्रीफली एक्सप्लेन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा चेंज कर देना, उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। यानी कि किसके अंदर चेंज हो रहा है? डीएनए के अंदर चेंज हो रहा है। तो एक इस तरह की टेक्नोलॉजी जिसे कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम डीएनए के सीक्वेंस में थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, उसकी वजह से वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। फिर उससे हमें जो भी डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है पूरा, ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो इसमें क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। अ टेक्निक मेनली यूज टू चेंज द फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का जो फेनोटाइप है उसको चेंज करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। व्हेन अ जेनेटिकली अल्टर्ड वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट। उसके अंदर क्या होता है कि जेनेटिकली अल्टर्ड, मैंने क्या बताया कि जो हमारा डीएनए है उसके जीन्स के सीक्वेंस को थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे तो ये जेनेटिकली अल्टर्ड वेक्टर कहलाएगा। इस इंट्रोड्यूस्ड, उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है होस्ट के अंदर एंड इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीनोम के साथ अगर उसको इंटीग्रेट करवा दिया जाता है तो उसके फेनोटाइप में चेंज आता है, यानी कि उसके कैरेक्टर्स में चेंज देखने को मिलता है। तब हम इसे क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन पीस ऑफ डीएनए। तो इसमें मेनली क्या होता है? ऑफ कोर्स जो फॉरेन पीस ऑफ डीएनए है, जो कि एक वांटेड डीएनए सेगमेंट है, उसको हम उस होस्ट में डालेंगे जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी है और हमें कुछ डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए। ओके, पीस ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर इनटू द जीनोम विच कंटेन आवर जीन इन इंटरेस्ट। वही बात, हमें जो डिजायर्ड जीन चाहिए वो जीन जो है हम आगे ट्रांसफर करवाते हैं। दिस जीन विच इज इंट्रोड्यूस्ड इज रिकॉम्बिनेंट जीन। जो जीन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वो रिकॉम्बिनेंट जीन होता है एंड द टेक्निक इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये टेक्निक क्या कहलाती है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। इसमें थोड़ा किस तरह से होता है हम देख सकते हैं। लाइक मेरे पास एक डीएनए पड़ा है, ये मेरे पास एक दूसरा डीएनए पड़ा है, 2 डीएनए पड़े हैं। लेकिन जो मेरा ये वाला डीएनए है, डीएनए का ये सेगमेंट मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जो दूसरा हमारे पास ऑर्गेनिज्म पड़ा है उसका ये सेगमेंट मुझे चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ? मैंने एक प्लाज्मिड लिया। ओके, ये मेरे पास प्लाज्मिड पड़ा है। इस प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर में क्या करूँगी? यूज़ करूँगी। तो मैंने एज अ वेक्टर इसको यूज़ किया और मेरे पास कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स थे, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, मेरे पास एंजाइम थे। उस एंजाइम की हेल्प से मैंने इसको कट किया और ये जो डिज़ायर्ड जीन है ये इसके साथ यहाँ पे सेट करवा दिया। तो ये डिज़ायर्ड जीन इसके पास सेट करवा दिया। उसके बाद क्या होगा? इसको मैंने होस्ट में भेज दिया। होस्ट में भेज दिया तो ये होस्ट का जीनोम था जिसके अंदर हमें चेंज करना था। ये रहा वो जीनोम, इसके अंदर मुझे चेंज करना था, तो इस लेवल पे वो चेंज हो गया और यहाँ पे क्या जुड़ गया?
जो वांटेड जीन था वो जुड़ गया। ओके, हमें पता है ये प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड के पास अपने आप रेप्लिकेशन की पावर होती है, तो रेप्लिकेशन करवा देता है और वो इसके साथ जुड़ जाता है। क्लियर, समझ में आई आपको बात अच्छे से? इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। ओके, ये जो हमारा जीन है ये डिज़ायर्ड जीन है, ये क्या है? प्लाज्मिड है, और इस प्लाज्मिड है, ये जो वेक्टर है, इसके थ्रू हमें वांटेड जीन मिल जाता है। क्लियर, आपको समझ में आई बात अच्छे से? तो इस तरह से हमारे 40 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं सेक्शन बी के। इसके आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी क्वेश्चन इसके डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए बहुत सारा पढ़ते रहिए, दोस्तों के साथ ये वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई कॉमेंट्स में मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो लिख के बताइए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।